जैसा कि आप सभी को पता है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 कॉमर्स सब्जेक्ट जो कि 340 पदों के लिए एग्जाम हुआ था और उसमें से अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थी 265 रहे। और आज के इस पॉडकास्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं उस विद्यार्थी की संपूर्ण जीवनी के बारे में। और एक लंबा संघर्ष रहा जिसमें बहुत सारी असफलताएं देखी, सही मार्गदर्शन मिला तो मैंने इसमें एग्ज़ाम को क्रैक किया और उसी एग्ज़ाम में सेकंड रैंक भी प्राप्त किया। उसके लिए आपका भी सर तहे दिल से आभार है। लगभग मेरी 10 महीने की इसमें तैयारी रही, तो उसमें जो आपकी सर बुक चलती थी, उस बुक को मैंने समराइज़ करके शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स तो बनाए मैंने 10 से 12 बार उस बुक्स को रिवाइज़ भी किया। तो आज मानो मैं अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा हूँ और उस रील को मैं अपने पर्सनल चैनल पर यानी एजुकेशन चैनल पर अगर मैं लगाऊं तो बच्चा उस रील को मान लो 2 मिनट भी देखेगा, 10 मिनट भी देखेगा, तो इसका मतलब 24 घंटे में से मैंने 10 मिनट उसकी खाई है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये चीज़ सही है क्या एज ए स्टूडेंट। सर सोशल मीडिया ये था, मैं साल में 3 दिन चलाता था सोशल मीडिया, के बाद में पूर्ण रूप से बंद कर देता जब तक कि अपना एग्ज़ाम नहीं हो गया। रील देखना मेरे को लगता है कि अगर आप सिलेबस आपके पास इतना बड़ा है तो समय ही नहीं मिलेगा रील देखने का। और फिर जैसे-जैसे थोड़ा रूटीन में आई पढ़ाई, मैंने वो टाइम टेबल पहुँचा दिया था अपना लगभग 14-15 आवर्स तक। और मेरा ये मानना है 40% से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सिलेक्शन लेना है, 70% 80% की तैयारी की है, तो अपने को 4-5 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है और करनी भी होती है। एक तो कंटिन्यूटी चाहिए, दूसरा सर भरोसा, एक तो खुद पर भरोसा कि मैं कर सकता हूँ, दूसरा भरोसा अपने कंटेंट पे कि मैं जो कंटेंट पढ़ रहा हूँ वो क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ। तो रीलबाजी से तो बचो। ये थे हमारे सेकंड रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जोगिंदर सिंह, जिन्होंने ऑल राजस्थान दूसरा स्थान प्राप्त किया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस पॉडकास्ट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 कॉमर्स सब्जेक्ट जो कि 340 पदों के लिए एग्जाम हुआ था और उसमें से अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थी 265 रहे। और इन्हीं विद्यार्थियों में से दोस्तों हमारे ही दोस्तों लगभग 180 प्लस विद्यार्थी है जिन्होंने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं उस विद्यार्थी की संपूर्ण जीवनी के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में और उनके दोस्तों पर्सनल लाइफ या उनकी जो व्यक्तिगत लाइफ है उनके बारे में और हमारी क्लासेस के बारे में कि उन्होंने हमारी क्लासेस से क्या बेनिफिट प्राप्त हुआ या अपने अनुभव जो साझा करेंगे वो साझा करेंगे। और वो विद्यार्थी है दोस्तों सेकंड रैंक प्राप्त करने वाला जोगेंद्र सिंह। दोस्तों मैं आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज आपको सेकंड रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के बारे में सेकंड रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं उस विद्यार्थी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जोगिंदर सर को, जिन्होंने सेकंड रैंक ऑल राजस्थान दूसरा स्थान प्राप्त किया कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर आपने जो सेकंड रैंक प्राप्त किए उस सेकंड रैंक के बाद आपको इस रैंक से पहले और इस रैंक को प्राप्त करने के बाद आपको किस तरह का अनुभव लगा या आपको कैसा फील हो रहा है, सबसे पहले तो ये है। सर जब अपन सफलता कोई प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है। और एक लंबा संघर्ष रहा जिसमें बहुत सारी असफलताएँ देखी, बहुत सारे एग्ज़ाम में थे जिनमें फाइनल रूप से चयन नहीं हो पाया। लेकिन अभी जब एक लंबे संघर्ष के बाद से और विधिवत तरीके से तैयारी की, सही मार्गदर्शन मिला, तो मैंने इसमें एग्ज़ाम को क्रैक किया और उसी एग्ज़ाम में सेकंड रैंक भी प्राप्त किया। उसके लिए आपका भी सर तहे दिल से आभार है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। मैं आपसे सर अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आपने सेकंड रैंक प्राप्त की है और सेकंड रैंक प्राप्त करने के बहुत से बच्चों के मन में ये रहता है कि सर आप उन विद्यार्थियों का एक पॉडकास्ट लाओ कि जिन्होंने रैंक प्राप्त की और रैंक प्राप्त करने के बाद उनकी सफलता किस तरह से उनको मिली। क्योंकि सर एक जीवन का एक कटु सत्य होता है कि सफल होने वाले विद्यार्थियों की कहानी को सुना जाता है, असफल विद्यार्थियों की कहानी को कोई नहीं सुनता। सीधी बात है, कहते हैं कि उगते हुए सूर्य को ही सब नमन करते हैं। तो आप इस समय उगता हुआ सूर्य हो कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए जो कि आपने सेकंड रैंक प्राप्त की। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर इस कहानी अगर इस सफलता के पीछे सबसे बड़ी आपकी प्लानिंग क्या थी, स्ट्रेटेजी क्या थी और आपने तैयारी कैसे शुरू की। मतलब आपकी इस पूरी कहानी को अगर स्टार्टिंग से शुरू करें तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने 10th क्लास पास की तो आपने जो सब्जेक्ट लिया होगा कॉमर्स सब्जेक्ट लिया होगा, तो क्या उसी समय आपने मानस बना लिया था, क्या उस समय आपकी प्लानिंग कुछ और थी। देखिए सर, जब मैं 10th में था तो हमारा जो बेसिकली राठ क्षेत्र से आता हूँ मैं, वहाँ पे आर्मी में जाने का बड़ा मतलब एक लगन और चाव रहता है बच्चों में। और मैं भी फ़ोर्स में आना चाहता था। उसी क्रम में मैंने सब इंस्पेक्टर के लिए पहले तैयारी की, इंटरव्यू तक भी पहुँचे, फिर किन्हीं कारणों से सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद में जब लगातार तैयारी कर रहे थे तो 3-4 एग्ज़ाम असफलता के बाद में एक समय आया कि जब लगा कि करियर
की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपका जो बैच ज्वाइन किया और लगातार फिर कॉमर्स में बीएड करने के बाद कॉमर्स में सोचा कि अपन टीचर की तैयारी कर लेते हैं। एक अच्छा कैरियर विकल्प भी है, अच्छी प्रतिष्ठा भी है। तो मैंने इसमें कॉमर्स में तैयारी करना शुरू किया और लगभग मेरी 10 महीने की इसमें तैयारी रही। भर्ती आई उससे 1 महीने पहले मैंने तैयारी शुरू कर दी थी और 10 महीने की तैयारी में रहा ये कि जो मेरा फर्स्ट पेपर था, वो पहले से आरएएस की और सब इंस्पेक्टर की मैं तैयारी कर रहा था, तो जीके काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सेकंड पेपर लगातार पढ़ा और उसको न के डिवाइड कर लिया छोटे-छोटे टुकड़ों में, जो हमारे 3 सेक्शंस होते हैं, ग्रेजुएशन का, सेकेंडरी लेवल का और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन का और सेकेंडरी लेवल का जो पोर्शन है उसमें से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं, लगभग 110 के आसपास में प्रश्न आते हैं। तो मैंने उनको ज़्यादा टारगेट किया तो उसमें जो आपकी सर बुक चलती थी, उस बुक को मैंने समराइज़ करके शॉर्ट नोट्स बनाए। साथ में उस बुक्स के शॉर्ट नोट्स तो बनाए-बनाए मैंने 10 से 12 बार उस बुक्स को रिवाइज़ भी किया। बिल्कुल सर। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा अभी इसको जैसा कि मैंने नोटिस किया था आप ऑफ़लाइन बैच में आते थे और ऑफ़लाइन बैच में आने के बाद आपने कोर्स को कंप्लीट किया, लेकिन जब हमारा प्रैक्टिस बैच शुरू हुआ, तो आप पर्सनली मेरे से आके मिले थे कि सर मैं इस अभ्यास बैच को ऑनलाइन पढ़ना चाहता हूँ, तो आप परमिशन दोगे क्या? उस समय आपके मानस में ये दिमाग में कैसे आया कि इस अभ्यास बैच को ऑनलाइन पढ़ना चाहिए था मेरे को? ये माइंड में कैसे आया था? देखिए सर, क्लास जो रूम था हमारा, मेरे जो हम रेंट पे रहते थे 4 दोस्त, वहाँ से तकरीबन 25-30 मिनट लगती थी आने में और क्लास में जब आते हैं तो 5 से 10 मिनट पहले टीचर के आने से आके पहले बैठना होता है। तो तकरीबन आधे घंटा मेरा स्टार्टिंग का वेस्ट होता था और आधा घंटा जाने का वेस्ट होता था। और इसी चीज़ में 1 घंटे में मैं तकरीबन करंट को रिवाइज़ कर सकता था। मेरे पास विकल्प था कि भई लाइब्रेरी में बैठ जाऊँ या रूम पे बैठ जाऊँ और ऑनलाइन पढूँ, जब क्लास का नोटिफ़िकेशन आएगा तब अपन क्लास को शुरू कर लेंगे। तो उससे मेरा समय बचा और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी मेरे को कवर करने का टाइम मिल गया। तो मेरे को काफ़ी मतलब ऐसे लगता था कि अगर टाइम बचाया जाएगा तो अपने पास में अतिरिक्त समय, अतिरिक्त घंटे क्रिएट हो जाते हैं दिन में। तो उस वजह से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ हो पाती है, सिलेबस बड़ा है तो उसको अपन ठीक से कंपाइल कर पाते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन रहता है जो बच्चों का रहता है कि आपने अपनी पढ़ाई के लिए जो डेली रूटीन्स होता है, वो डेली रूटीन्स आपने कैसे मैनेज किया कि सोशल मीडिया पे मैंने मैनेज करे थे या पढ़ाई में मैनेज करे थे? सर सोशल मीडिया ये था, मैं साल में 3 दिन चलाता था सोशल मीडिया। मेरा बर्थडे आता है 4th नवंबर को। 3 नवंबर को अपन इंस्टाग्राम है जो या व्हाट्सएप वगैरह है, वो डाउनलोड करते हैं और 5 नवंबर की शाम को अपन उनको डिलीट कर देते हैं। वो थोड़ा-सा रहता है ना, एक शौक रहता है कि भई अपन स्टेटस लगाएँगे बर्थडे के या कोई लोग बधाई देंगे, वो एक रहता ही है सभी में। तो 3 दिन चलता सोशल मीडिया, उसके बाद में पूर्ण रूप से बंद कर देता जब तक कि अपना एग्ज़ाम नहीं हो गया। तो आप ये रीलों से दूर रहे कि रील नहीं देखी आपने कभी? सर रील देखना, मेरे को लगता है कि अगर आप सिलेबस आपके पास इतना बड़ा है तो आपके पास टारगेट है अचीव करने के लिए। भाई सिलेबस में आप रोज के रूटीन में टारगेट बना रहे हैं कि मेरे को 10 चैप्टर पढ़ने हैं या 5 पढ़ने हैं, तो आपके पास टारगेट है तो आपको समय ही नहीं मिलेगा रील देखने का। और जितना ज़्यादा टारगेट अपन व्यक्तिगत रूप से बनाएंगे और डेली की टारगेट बनाएंगे, तो आपके पास अतिरिक्त कामों के लिए समय रहेगा ही नहीं। बिल्कुल सर। दूसरी बात है कि जैसे कि आप बच्चों के एक मन में रहता है जनरली क्वेश्चन से कि पर डे आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे उस समय? सर जब स्टार्टिंग किया मैंने 10 महीने पहले सितंबर अक्टूबर में मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट ग्रेड का बैच। और जब सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मैंने तैयारी की, 8 घंटे का टाइम टेबल बनाया था, जिसमें तकरीबन 2-3 घंटे की क्लास हो जाती थी अपनी। 1 घंटा मैं उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो साथ में मतलब सोल्व करता था और बाकी 5-6 घंटे चूँकि पहले से जीके अच्छा था तो 5 घंटे मेरे को यूँ लगता था कि अपन कर लेंगे फर्स्ट पेपर को। और फिर जैसे-जैसे थोड़ा रूटीन में आई पढ़ाई, मैंने वो टाइम टेबल पहुँचा दिया था अपना लगभग 14-15 आवर्स तक। और लास्ट का जो मंथ है, उसमें तो तकरीबन ये था कि सुबह 6 बजे उठते, टिफ़िन आता था तो बिल्कुल आ जाता, तो मेरा छोटा भाई साथ में रहता है, वो मेरे को फ़ोन करता कि भैया खाना आ गया आपका, और तभी मैं लाइब्रेरी से उठ के आता था उसमें। 15-15 मिनट के प्रत्येक 4 घंटे के बाद ब्रेक लेता था, क्योंकि 4 घंटे बैठना ही होता है एग्ज़ाम में। अगर अपन पहले से प्रिपेयर नहीं है उस चीज़ के लिए, तो 2 घंटे, 3 घंटे और पहले जो 1 घंटा पहले बैठा देते हैं एग्ज़ाम में, उस टाइम पे मतलब तनाव भी आता है और चीज़ें क्या है टिपिकल हो जाती हैं। और सिटिंग पावर बढ़ाने के लिए मैंने 4 घंटे का फ़िक्स किया, भई 4 घंटे अपन बैठेंगे और उसमें से अपन उसके बाद में 10-15 मिनट का टी ब्रेक लेंगे एक। इसके बाद एक जोगिंदर सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि मैं आपसे मिला था ऑफलाइन, आप वैसे जानते तो पहले से थे कि पहली बार 2023 के समय था संगणक के लिए आप आए थे। हाँ हमारा जी सर। संगणक का बैच चल रहा था और संगणक के बैच में आप एज ए स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ने आए थे। तो इस दौरान जब आपने बीएड पहले कर रखा था?
नहीं सर, मेरी बीएड फाइनल ईयर चल रही थी तब। अच्छा, बीएड नहीं थी उस समय, हाँ, आप बीएड नहीं संगणक के थी। एग्जाम्स के लिए संगणक बैठे के थे। एग्जाम। ओके, संगणक का एग्जाम। तो उस समय संगणक का एग्जाम के आप तैयारी कर रहे थे, और तो संगणक का एग्जाम आपने शायद दिया नहीं था, हाँ जी तो सर। कारण क्यों नहीं दिया था सर? सर मैं क्या है, पहले से आरएस और सब इंस्पेक्टर को लेके फोकस था। 2 बार इंटरव्यू दे चुका था, तो मतलब आरएस की वैकेंसी आ गई थी और साथ में जेआरए की वैकेंसी आई थी संगणक के टाइम पे। तो मैंने संगणक का बैच पूरा पढ़ लिया था, 1 महीने में आपने कंप्लीट करवा दिया था। और उसके बाद में उससे फायदा ये हुआ, मैथ मेरी कंप्लीट हो गई इस जगह जिससे मैं कि एक रोकना चाहूंगा, आपने एक वर्ड बोला कि आप सर आपने बैच 1 महीने में पूरा करा दिया, यानी 32 डेज के अंदर बैच पूरा करा दिए थे। जी सर। एक क्वेश्चन रहता है बच्चों के मन में, जो मैं आज इस पॉडकास्ट के मैंने पूछना चाहता हूँ कि आप ऑफलाइन थे, हम उस समय 4 घंटे पढ़ाते थे और 32 दिन में कोर्स पूरा कराते थे संगणक का, जी। और उसी संगणक के बैच को अदर कोचिंग्स के अंदर शायद 4-4 5-5 महीने में पूरा कराते हैं, मैं जितना देख पा रहा हूँ। तो आपने हमारे 1 महीने की पढ़ाई को और बाकी लोगों की 4-5 महीने की पढ़ाई को, हालांकि हो सकता है कि आपने बाकी लोगों की तैयारी को नहीं देखा होगा, बट आपने क्या ऐसा फील नहीं किया कि यार 1 महीने में कौन पूरा कोर्स कराता है? नहीं सर, सिलेबस अगर देखो समझाने के लिए तो एक प्रश्न भी बाकी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर चीजें एक प्रश्न से समझ में आ सकती है तो 50 प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो सिर्फ अपने प्रैक्टिस में रखो फिर उसके लिए। बिल्कुल सर। तो 1 महीने में हो सकती है। संगणक का तो बहुत छोटा सिलेबस था, वो तो मैं कह रहा हूँ 30, आप तो समथिंग 4 घंटे पढ़ाते थे, तो 30 दिन में सिलेबस हो जाता था। अगर 8 घंटे पढ़ाया जाए तो वो 15 से 20 दिन का सिलेबस है। अच्छा, इस जगह मैं बताऊं कि आपने संगणक का एग्जाम नहीं दिया था, लेकिन संगणक में अपनी 100% अपना रिजल्ट रहा था, वो आपने देखा भी था। उस समय आप आरएस का एग्जाम दे रहे थे। जी सर, मेंस ओके, दे रहा तो था मैं। मेंस दे रहे थे, तो हाँ जी। मेंस में आपको हुआ था? हाँ जी सर, मेंस हो गया। अच्छा, मेंस में हो गया था, हाँ जी। पर इंटरव्यू में रह गए थे। हाँ जी। अच्छा, वो आपका कौन सा अटेम्प्ट था आरएस का? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर। सेकंड अटेम्प्ट हाँ, था, ओके बात। तो इसका मतलब जीके तो आपका मजबूत था। मजबूत था सर। जीके मजबूत था, ठीक है। और अब मैं ये कहना चाहूँ कि जैसे कि बच्चों के आपने कॉमर्स और सेकंड रैंक प्राप्त किए, तो सबसे बड़े बच्चा एक क्वेश्चन ये पूछता है जनरली, वो आपसे, मतलब बच्चा मेरे से पूछता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जनरली कॉमर्स के अंदर किस सब्जेक्ट पर या कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना चाहिए आपकी राय में? फिर मैं अपनी राय बताऊंगा, आपकी राय में क्या रहता है सर सर? मेरे को ऐसा लगता है जैसे सबसे इजी सब्जेक्ट मानते बच्चे बीओ हैं, हम्म, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न भी वहीं से गलत होते हैं। कारण क्या है, अकाउंटेंसी में पूरी प्रोसेस चलती है। हम्म, प्रोसेस अगर आपने याद कर ली तो आपका प्रश्न मतलब कहते हैं कि जो त्रुटि रहती है वो 2 से 5% के बीच में रहेगी। लेकिन बीओ को क्या है, लाइट में ले लेते हैं और बीओ का अच्छा खासा पोर्शन आता है। और इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक्स तो सर 2019 में मैं आरएस में आपसे ही पढ़ा था। उसके बाद मैंने आज तक इकोनॉमिक्स दोबारा पढ़ी भी नहीं है कभी, सिर्फ डाटा अपडेट करता हूँ और अपने उन्हीं नोट्स से अपना काम चल जाता है। तो बीओ और साथ में अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी में ये नहीं घबराना होता कि ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे कि या थ्योरेटिकल आएंगे। अकाउंटेंसी कैसे ही पढ़ लो, एक ही तरीके से पढ़ लिया तो न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे और थ्योरेटिकल भी आ जाएंगे। तो अगर अपन 11th सॉरी सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल के टारगेट को ध्यान रखें और साथ में ग्रेजुएशन को ध्यान में रखें, सिर्फ वो टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक भी आसान रहते हैं थोड़ा पढ़ना। तो इन 2 टॉपिक से आपका काम चल जाएगा, आप मतलब 120 के करीब आंसर सही कर सकते हो। बिल्कुल सर। इस जगह मैं ये कहना चाहूँ कि इसका अल्टरनेट ये हो गया कि लगभग लगभग सारे टॉपिक बराबर सिमिलर है, बराबर मतलब ऐसा सिमिलर नहीं है है। कि कोई टॉपिक ज्यादा है कम है, मतलब अपन सारे टॉपिक बराबर दे सकते टॉपिक हैं, और बिल्कुल बीओ को थोड़ा ज्यादा फोकस करें, फोकस क्योंकि बीओ करें। में जो गलती होने के चांस गलती वहां से। चांस रहते हैं बिल्कुल सर। दूसरा मेरा रहता है सर, आपने जब तैयारी की फर्स्ट ग्रेड को लेकर, अच्छा फर्स्ट ग्रेड का आपका अटेम्प्ट कौन सा था? फर्स्ट ग्रेड सर, लास्ट टाइम तो बीएड हुई नहीं थी, मतलब फॉर्म अच्छा, भरा था लेकिन बीएड का रिजल्ट नहीं आया था। मतलब बीएड के बाद पहला हाँ एग्जाम। मतलब बीएड के बाद मेरा पहले ही अटेम्प्ट था और अच्छे से प्रॉपर तैयारी ये ही की थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं मतलब कॉमर्स से 6-7 साल 2016 में ग्रेजुएशन हो गई थी, उसके बाद से ब्रेक ही चल रहा था कॉमर्स से। और उस समय आप नोट्स बुक या टेस्ट सीरीज जो भी है, नोट्स बुक्स वगैरह, वो तो आपने बताया कि कौन से ले रखी थी आपने बुक्स? सर देखो, टेस्ट सीरीज का तो ऐसा है कि मार्केट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे को मिल जाए, अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, कंटेंट पढ़ा हुआ है, तो क्यों आप डर रहे हो एग्जाम दे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से? करो ना सोल्व, प्रश्न जितने ज्यादा सोल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा हाई होगा। बिल्कुल सर। एक सर मार्केट में अभी एक नया चल रहा है कि बदलता हुआ पैटर्न, बदलता हुआ पैटर्न, बदलता हुआ पैटर्न, तो आप इस बदलते पैटर्न के बारे में क्या कहना चाहते हो? सर बदलते पैटर्न की बात यह है कि 7 या 8 टॉपिक अपडेट हुए, 1-2 टॉपिक गायब हुए। टाइम वही है, 8 टॉपिक पढ़ने में अगर 4 घंटे का भी टॉपिक लगाएं तो 32-33 घंटे लगेंगे अपने को। नहीं, बात बदलते टॉपिक का सर कारण मैं रोकना चाहूंगा आपको। बदलते टॉपिक का मतलब है कि जैसे कंटेंट, आजकल पेपर पूछने का तरीका बदल गया, या पेपर टिपिकल आने लगे, तो आपको भी क्या पेपर टिपिकल लगेगा? सर पेपर एक्चुअल में क्या है, पेपर का जो पूछने का तरीका है ना, लैंग्वेज घुमाने लग गए, थोड़ा डिटेल्ड प्रश्न पूछने लग गए। अब समस्या क्या है, जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसको वन लाइनर करके पढ़ते हैं, लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ोगे उसको तो आपकी एक तो जो रीडिंग स्किल्स है वो डेवलप होगी। साथ में क्या होता है कि रीडिंग स्किल डेवलप होगी तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा एग्जाम में।
फिर आपको तनाव भी नहीं होगा और ये भी नहीं रहेगा कि मेरे कोई प्रश्न छूट गए हैं। वो कहने वाला वो क्या है, जैसे हम अभ्यास बैच के अंदर क्वेश्चन को उस समय हम जब अभ्यास बैच चलाते थे उस समय हम बोलते थे पोस्टमार्टम क्लास, हाँ कि हम जी। क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते थे। वो पोस्टमार्टम का मतलब होता था कि बच्चे को एक क्वेश्चन के साथ साथ हम 6-7 प्रकार की बातें बताते थे। बदलता पैटर्न वही होता है। बिल्कुल अदर सर। जगह क्या होता है कि मान लो कि टिक कर रहा है, वो ये देख रहा है कि इसका आंसर ए होगा, तो ए होगा उसका रीजन बता देगा, लेकिन बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा, ये अपन कह सकते सर हैं। बिल्कुल, जो आपने अभ्यास बैच से चलाया था, मैं उसको ऑनलाइन पढ़ रहा था और टाइम बचाने के लिए कई बार तो ऐसे भी करता था, 1.25 की स्पीड से भी देख लेता था। जो एडिशनल चीज़ें बताई जाती थी, तो उसमें क्या होता था, पूरे माइंड में टॉपिक स्क्रॉल होता था कि प्रश्न ऐसे ना पूछ के ऐसे भी तो पूछा जा सकता है। ठीक है? तो उसमें क्या है, तथ्य भी याद होते थे अपने को, उसका तरीका जो चेंज होता था, जो बार-बार आप आंसर चेंज करते थे, बार-बार व्याख्या करते थे प्रत्येक बिंदु की, तो वो भी मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहती है कि अपना पूरा टॉपिक रिवाइज़ हो जाता है। उस टॉपिक को फिर अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करते हुए एक बार खुद से रीड कर लो, तो 2-3 बार का रिवीजन काफ़ी रहता है उसमें। इस दौरान आप एग्जाम दे रहे थे और एग्जाम के दौरान आपका आरएस मेंस का रिजल्ट भी आ गया था और आरएस मेंस में आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए नहीं थे, हो तो पाया। आप डिमोटिवेट भी हुए क्या सर? सर देखो 5-6 बार पहले जैसे जेआरए में था, आपके ऑफलाइन बैच में आ रहा था, तो आज जैसे शाम को रिजल्ट आया उसका समथिंग 7-8 बजे के आसपास और अगले दिन मैं सुबह आके आपकी क्लास में बैठा था, तो कई क्लासमेट्स थे, उन्होंने बोला कि भैया आपको मतलब तनाव में नहीं आ रहा या आपको मतलब दुःख नहीं हो रहा? तब मैंने बोला दुःख क्या है? असफलता होती है जो वो अस्थायी होती है। अगर आप प्रयास ठीक से करते हो तो निश्चित रूप से वो कभी न कभी सफलता में बदल जाएगी। तो पहले से 3-4 चीज़ें एग्ज़ाम में मतलब असफलता के बाद जो ये था कि भई मेरे को ऐसा लगता था हर बार ना तो मैंने कभी किस्मत को दोष दिया, ना कभी मैंने परिवार को दोष दिया। परिवार ने मेरे ने जो बेहतर कर सकते थे सब कुछ अवेलेबल करवाया और जो असफलता मिलती थी उसमें ले लगता था मेरे को कि बाकी जो लोग हैं वो मेरे से ज़्यादा योग्य थे इसलिए वो चयन हो गए। इस जगह बिल्कुल आप सही कहा सर, जैसे कि किसी भी असफलता के लिए अपन किसी को दोष आपने नहीं दिया। जैसे कि मैं बात करूं कि अपन इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले हमने जैसे ही एक अनाउंसमेंट किया कि 265 में से 180 प्लस विद्यार्थियों का अंतिम रूप से चयनित हमारे एप्लीकेशन से हुआ, जो बच्चों ने पढ़ा। तो ट्रोलबाजी होती है सर, ट्रोल करते ही करते हैं हाँ कि जी। सर ये है वो, कि ये क्या सही है क्या गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब एक बच्चे ने तो ये तक कह दिया कि आपकी किताब में हजारों गलतियां है, वो है। तो कई लोग क्या होता है, असफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जो है वो गलतियों को ज्यादा देखते हैं और हमारी जो सही पॉजिटिव जो है उसको नहीं देखते। तो आपने भी कभी हमारी कोई गलतियां देखी क्या? देखो सर गलतियाँ क्या है, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कोई भी इंसान काम करता है वो 10% ह्यूमन एरर पे काम करता है। अपन क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं वो भी 10% ह्यूमन एरर मान के करता हूँ मैं। अगर बुक में आपने 10,000 प्रश्न दिए हैं, उसमें से भई 10% अगर निकाल भी दो 1000 प्रश्न आपके मतलब गलत भी थे, तो 9000 प्रश्नों की व्याख्या देखो ना आप। भई 1000 क्वेश्चन में से थोड़ी आएँगे और जब 9000 प्रश्नों की आपको व्याख्या करनी आ गई तो 1000 क्वेश्चन का मायने ही नहीं रह जाते कुछ जैसे कि चीज़ें। मैं बता दूं, इस जगह मैं बच्चों को ये भी कहता था, आपको वैसे पता होगा कि मैं बच्चों को ये कहता था कि ये बुक जो है ना केवल एक गाइड है और इस बुक के पीछे जो क्वेश्चन है उनको आपको नहीं देखना, आंसर हम तय करेंगे सही है या गलत है, हमारा मानना ही होता था। और मैं जब क्लास को शुरू किया था आप लोगों की क्लास को, तब मैंने ये भी कहा था कि भैया हम जो बुक्स पढ़ा रहे हैं ना वो बुक्स एज ए तुम्हारे गाइड है, इस बुक से सेल्फ स्टडी मत करना, जैसे हम पढ़ाए वैसे पढ़ना होता है, मेरा ये मानना होता है। और सर सबसे बड़ी बात है कि जनरली क्या होता है कि पढ़ाई के दौरान ऐसी कोई दुविधा आपके परिवार को लेकर या परिवार या दोस्तों को लेकर किसी ने सपोर्ट किया या सबने डिमोटिवेट किया? सर देखो अपने आस-पास हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। दोस्त भी ऐसे हैं कि मतलब 2-3 दोस्त भगवान ने मेरे को एक तरीके से बहुत अच्छे दिए। बाहर रह के जब तैयारी होते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, अपन असफल है या किसी दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तनाव हो रहा है, तो अपन घरवालों को फ़ोन करके नहीं बोल सकते कि हम तनाव में हैं। कारण क्या है, घरवाले अपने बच्चों का हित चाहते हैं, वो सोचते हैं कि भई सरकारी नौकरी लगना या कोई नौकरी लगना सब कुछ नहीं है। आप स्वस्थ रहो, बाकी कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो वो क्या करते हैं बोले बेटा आजा घर पे, ऐसे बोल ही देंगे वो निश्चित रूप से। तो जयपुर में जो मेरे को दोस्त मिले, मेरे को 2-3 दोस्त इतने बेहतरीन मिले, जब भी डिमोटिवेट हुआ या कभी भी तनाव लगा, उन्होंने मतलब कहते हैं ना मेरे सपनों का मज़ाक नहीं उड़ाया और असली दोस्त वही है जो आपके सपनों का मज़ाक नहीं उड़ाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर, सही बात है। बाकी आस-पास परिवार में, रिश्तेदारों में और गाँव में, सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो आपको आपकी असफलता के लिए तुरंत ट्रोल करेंगे। वो तैयार मौके की तलाश में बैठे रहते हैं, कब ये असफल होगा और कब हम कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो ऐसे लोगों को सिर्फ़ मैं सुन लेता था। मेरा भाई बोलता है कि हर एक चीज़ का समय जवाब देता है। सिर्फ़ आप प्रयास कर सकते हो, सफलता देना ना देना आपको ईश्वर ने तय करके भेजा बिल्कुल है सब सही। चीज़ें। हम भी इस चीज़ से गुज़र चुके हैं। जब हम सीए कर रहे थे, जब 1-2 बार फेल हुए तो कई लोगों ने कुछ ट्रोल किया होगा। सर एक बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जनरली क्या होता है कि अभी कोई बच्चा वीडियो देख रहा होगा या वीडियो अपलोड अपन जब भी करेंगे इस बात को लेकर, तो उनके बाद डेढ़ 2 महीने बचेंगे।
तो बच्चा ये भी पूछना चाहता है कि सर क्या 1.5-2 महीने में तैयारी हो सकती है क्या, और इस दौरान तैयारी में पेपर 1 इम्पोर्टेंट है या पेपर 2 इम्पोर्टेंट है, आपकी नज़र में क्या है वो बताइए। सर देखिए मतलब अगर पैटर्न की बात देखे जाए तो बच्चों का सबसे बड़ा डर है 40% कैसे हो, और मेरा ये मानना है 40% से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सिलेक्शन लेना है 70% 80% की तैयारी की। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ने ही हैं और कुछ टफ हो चाहे वो इजी हो, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि आपको लगता है कि यार बार बार प्रयास करने से नहीं आ रहा और एग्जाम में एक दो प्रश्न आते हैं तो आप उनको अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड सेट 40% पे अटका हुआ है तो निश्चित रूप से वो आपके एग्जाम में बैरियर का काम करेगा। लेकिन वही आपने ये सोचा हुआ है कि अपने को 40% क्यों, अपन 80% के लिए तैयारी करेंगे। और 60 दिन में सर हो सकती है तैयारी, क्योंकि सब्जेक्ट तो हम 6-7 साल पढ़िए, 11-12 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़िए सब्जेक्ट। तो उसमें तो मेरे को लगता है अगर 2 महीने अगर ठीक तरीके से 4 से 5 घंटे पढ़ लेता है कोई सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तैयार हो जाएगी। फर्स्ट पेपर की बात करें तो उसमें मैथ रीजनिंग खास तौर पे, क्योंकि 10 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी ज्योग्राफी तो सर आपकी क्लास से ही पिछली बार लास्ट सारे के सारे क्वेश्चन आ गए थे। उस वो तैयार कर ले अच्छे से। साइकोलॉजी स्कूल मैनेजमेंट तैयार कर ले तो 30% तो आपके यहीं हो जाते हैं। उसके अलावा आप बाकी चीज़ों को अगर ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, कहने का अर्थ ये है कि एक दो बार ही रिवाइज कर पाते हैं तो भी आपके 8-10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पर बशर्ते कि आपको मतलब पूरी डेडिकेशन से और पूरी सही प्लानिंग से पढ़ना होगा कब कितनी सब्जेक्ट पढ़नी है। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन मेरा ये हो रहा है आपसे कि जैसे कि आपने दूसरी रैंक प्राप्त की राजस्थान में, कॉमर्स से आप है, और आपका सपना जो आईएएस सॉरी आपका सपना जो एसआई बनना था या पुलिस में जाना था, वो सपना अब है या सपना अब खत्म हो गया? देखिए सर, वो देखें तो एक प्रतिष्ठा की बात रहती है। मतलब पिताजी आर्मी में थे तो उस तरीके का माहौल था। गाँव में भी यही माहौल है कि आर्मी की तरफ ज़्यादा भगते हैं लोग। गाँव से 2 लड़के आए थे सिविल सर्विस की तैयारी करने। वो अभी स्ट्रगल में है। इधर सिलेक्शन हो गया तो लोगों को लग रहा है कि पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती, और थोड़ा माहौल भी चेंज हुआ है गाँव का कि भई हम भी अपने बच्चों को तैयारी करवा मैं आपका सकते एक हैं। इंटरव्यू देखा था सर, मैं शायद आप अपने गांव में पहले वो हो चयनित व्यक्ति जिन्होंने पहली बार मतलब एजुकेशन लाइन में आपका पहला जन्म हुआ है। बिल्कुल सर, व्याख्याता मैं मेरे गाँव से पहला व्यक्ति हूँ, और बाकी आर्मी में बहुत अफ़सर हैं हमारे गाँव के। गाँव का माइंडसेट ही वैसा है कि 10वीं पास किए बच्चे ने सुबह 4 बजे उठ के दौड़ना शुरू हो तो जाता है। अब आपकी सफलता के बाद बदला है माइंड? अभी लोगों को मतलब लगा है मोटिवेशन। काफ़ी सारे मेरे से जो जूनियर्स हैं उनके भी फ़ोन आ रहे थे, भैया हमें भी तैयारी करनी है। कुछ 11th-12th पास बच्चे उनके भी आ रहे हैं, भैया आगे क्या करें? तो एक क्या है, अब एक आइडल तो होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अपने पास में अनुभव होना चाहिए, कोई सफल हो सकते हैं हम मतलब भी जो अगर चली आ रही तैयारी करें। परंपराओं को आपने रोका है एक तरह से? हाँ जी मतलब सर, जो बिल्कुल। परंपरा है जो चली आ रही आर्मी में जाने की, वो परंपरा अब रुक सकती है भला? सर मेरे जो मतलब 3 पीढ़ियों से आर्मी में है, दादाजी, पिताजी वगैरह। तो अब क्या है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में गया, उसके पीछे रीज़न था कि मेरे को सिविल में जाना था स्टार्टिंग से, या यूँ था कि भई राजस्थान में जॉब करनी है। तो स्टार्टिंग में ये था कि उनको लग रहा था ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि आर्मी में तो 20, 21, 22 साल तक सिलेक्शन हो जाता है, और यहाँ पे थोड़ा लंबा स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है आपको, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें, समय भी हो आपके साथ में। साथ में फैमिली का तो सपोर्ट सर ज़रूरी है ही। बाकी हो सकता है आप बिना फैमिली के भी अचीव कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी दुविधाएँ आपको होंगी उसमें, ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा बिना फैमिली के सपोर्ट। इसके साथ मैं आपको ये जो आपकी कहानी को हमने जाना, आपके बारे में व्यूज भी हमने समझे, और इन सभी चीज़ों से मैंने जो नोटिस किया, और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ कि मैं शायद इन 3 साल के करियर में आपसे आज मैं इतनी बात कर पा रहा हूँ पॉडकास्ट में, बाकी इतनी बात मैं नहीं कर पाया। और इसके पीछे कारण भी था, मैं आपसे बात भी कर सकता था। मैं आपको बता दूँ सर, आपको आज मैं बता दूँ, मेरे को पहले से पता था कि आपका कहीं न कहीं जॉब लग जाएगी, ये तो पता था। फिर आपका जब संगणक का एग्ज़ाम हुआ तो उस समय मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ? क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि आप एग्ज़ाम में का क्लियर होंगे, लेकिन आपने कहा सर मैं एग्ज़ाम नहीं दिया। तो मैं फिर पीछे बैक हो गया कि कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आया, आपने पहली बार कॉल किया, आपने कहा कि मेरी सेकंड रैंक प्राप्त हुई, हम बहुत खुशी हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर आप अपनी सफलता, जो आपने सफलता पाई, उसमें परिवार का योगदान तो कहीं न कहीं होता ही होता है। परिवार का योगदान हो सकता है पढ़ाई में ना हो, लेकिन एक तरह से मोटिवेट के तौर पर रहता है। मम्मी का, पापा का, भाई का, सबका सपोर्ट कहीं न कहीं रहता है। इसके अलावा आपने कहा कि बाहर आपके दोस्तों का सपोर्ट रहा, और हमारी क्लासेस का भी आपने सपोर्ट बताया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को अगर आप कोई बात कहोगे लास्ट में, क्योंकि अभी जो पॉडकास्ट होगा, हम चाहते हैं कि आपकी बात बच्चा सुने। इसको आप समराइज़ करके बच्चों को क्या कहना चाहोगे? दूसरी बात है, जो चलता हुआ ट्रेंड है, जैसे कि मैं बात करूँ, आज मैं पहली बार लाइफ में पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और वो भी इसलिए कि बच्चा चाहता था कि सर हम चाहते हैं कि ऐसे विद्यार्थियों से जुड़ना जिन्होंने सफलता प्राप्त की। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इन बच्चों को, कि कई बार क्या होता है, बच्चे, मैं जब बच्चों को कहता हूँ बच्चों रील मत देखो, पढ़ाई पर ध्यान दो, तो हो सकता है हमारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम खुद भी, बट वो क्या करेंगे, सफल विद्यार्थियों की बात जरूर सुनते हैं कि यार वाकई में ये बच्चा पास हुआ है तो रील नहीं देखा होगा। तो ऑब्वियस बात है कि यार मतलब आप जो कहोगे ना,
आप कहोगे कि भाई मैं दिन रात मेहनत करता तो भी अच्छा मानेगा, आप कहोगे कि रील नहीं देता तो बनेगा। तो आप एक सच्चाई के साथ बात कीजिए कि सर जो अभी कोचिंग्स लाइन के अंदर या जो एजुकेशन लाइन के अंदर जो टीचर्स बाजी जो रील बाजी हो रही है, आप बहुत देखते हो। अपन पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेंगे, अपन कोई मतलब नहीं है, बट बताइए कि सर रील टीचर्स की जो रील होती है या टीचर जो बिना मतलब की जो रील बाजी करता है, वो क्या सही है? क्या बच्चों के लिए सही है? क्या खुद के लिए तो सही है, बच्चों के लिए सही है क्या? आप एज ए स्टूडेंट बन के बात बताना कि वाकई में वो रील क्या बच्चों के काम आ रही है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल बात करूं, आज मान लो मैं अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा हूं और उस रील को मैं अपने पर्सनल चैनल पर यानी एजुकेशन चैनल पर अगर मैं लगाऊं, तो बच्चा उस रील को मान लो 2 मिनट भी देखेगा, 10 मिनट भी देखेगा, तो इसका मतलब 24 घंटे में से मैंने 10 मिनट उसकी खाई है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये चीज सही है? क्या एज ए स्टूडेंट, एज ए आपको बताना है अपने सभी बच्चों को, क्योंकि आपको बच्चा आइडल मानेगा, आप जो भी कहोगे उस बात को मानेगा, सबसे बड़ी बात है। तो इसके बारे में बताइए। फिर मेरा एक प्रश्न और आपसे, लास्ट सारे प्रश्नों का समराइज है। जैसा कि मेरे को पता भी पड़ा है सर, अपन नाम तो नहीं लेंगे, आपको किसी ने खरीदने की कोशिश की है, तो ये चीज सही है क्या? खरीदना बेचना इस तरह का कार्य जो सही है क्या, या आपको खरीद कर वो क्या साबित करना चाहते हैं? ये बताइए। ये बातें सारी है, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों के मन में चलते हैं। बच्चों के मन में चलता है कि भैया पढ़ना कहाँ से सही है, क्योंकि बच्चा रील को देखता है, बच्चों को पता ही नहीं रियल क्या हो रहा है, रियल तो पता ही नहीं होगा। तो रियल स्टडी किसे कहते हैं, या बच्चे को वाकई में सफलता प्राप्त करनी, क्योंकि बच्चे के पास बता 1.5 महीना, अब 1.5 महीने में सफलता प्राप्त करनी है, तो बच्चों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, इन सब चीजों का जवाब आपको देना सर मेरे को लगता है कि कोई भी अपने को काम करना है केवल पढ़ाई का, जीवन में भी अगर कोई भी कैरियर विकल्प के लिए चुनते हो अपन, तो अपने को 4-5 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है और करनी भी होती है। एक तो कंटिन्यूटी चाहिए, कोई भी काम कर रहे हैं तो ऐसे नहीं आज 8 घंटे पढ़ लिए या कल 4 घंटे ही पढ़े हैं। कंटिन्यूटी मतलब 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 तो मिनिमम हो, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। दूसरा सर भरोसा, भरोसा 3 चीज़ों पर मैं मानता हूँ कि भरोसा 3 चीज़ों पर होना चाहिए। एक तो खुद पर भरोसा कि मैं कर सकता हूँ। दूसरा भरोसा अपने कंटेंट पे कि मैं जो कंटेंट पढ़ रहा हूँ वो क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ, और वो पता कैसे लगेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करो आप, मार्केट में हज़ारों तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कंटेंट का भी आइडिया लग जाएगा। तीसरा भरोसा सर ये है कि अपने जो कह दें आराध्य देव कह दें या कोई भाई गॉड को नहीं मानता हूँ लेकिन गुडनेस को तो मानती हैं लोग। तो ये ध्यान रखें कि अगर मैं सही कार्य कर रहा हूँ, ईमानदारी से कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे साथ जो कुछ होगा बढ़िया ही होगा। तीसरा सर क्या है कि अपना जो बाह्य वातावरण है, अभी रीलबाजी वगैरह की बात आप कर रहे थे, रीलबाजी का तो क्या है सर, सबको यूँ लगता है कि सस्ते में पॉपुलर हो जाएँ, और पॉपुलर वो अच्छे काम के लिए नहीं होना चाहते, ठीक है? तो बच्चों को लगता है कि यार हमारे टीचर, मेरे को क्या मतलब है सर आप बच्चों के साथ कहाँ घूम रहे हो या अपनी फैमिली के साथ कहाँ घूम रहे हो? आप मेरे साथ आज इसलिए बैठे हैं कि मैंने आपका जो काम था, आपका काम था टीचिंग, मैंने उसको फ़ॉलो किया है, मैंने उससे पढ़ा है और मेरा काम हो गया, आज मैं सेलेक्ट हो गया, ठीक है। मेरे को क्या मतलब आपकी पर्सनल लाइफ़ से? और कोई बच्चा अगर यूँ सोचे कि भई मेरे टीचर वहाँ जा रहे हैं और मेरे को इनसे मोटिवेशन लेना है कि फैमिली के साथ घूम रहे हैं, तो वो आपके सफलता का आधार तो कतई नहीं हो सकता कम से कम। बिल्कुल सही। तो रीलबाजी से तो बच्चों, जहाँ तक तो है मेरे एक वो वेबलिंग होता है, मैंने हर जो ऐप होते हैं जितने भी उनमें टाइम सेट किया हुआ था कि जैसे टेलीग्राम पे कुछ करंट तथ्य मिल जाए या न्यूज़ मिल जाए, उसका 15 मिनट का टाइम किया हुआ था। मेरा टोटल वेबलिंग टाइम आता था समथिंग दिसंबर से लेके और अपने एग्ज़ाम तक 45 मिनट से ज़्यादा कभी फ़ोन यूज़ नहीं हुआ मेरा। और क्लास लेने के लिए अलग से मैंने टैब रखा हुआ था, अगर कोई क्लास लेता है तो अपनी क्लास के लिए रखे, बाकियों पे लॉक लगा दे टाइमिंग पे। तो वो अपन कर सकते हैं एक। और बात ये है कि अगर सफलता चाहिए, खुद को चाहिए, नौकरी लगोगे, खुद लगोगे, कैरियर आपका सिक्योर होगा, आपकी फैमिली का सिक्योर होगा। ना तो किसी टीचर का कुछ बिगड़ रहा है, ना किसी और स्टूडेंट का कुछ बिगड़ रहा है। तो टीचर का जो गुण है ना, उसकी पढ़ाई है, जो उसने कंटेंट बताया, उस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बजाय टीचर की पर्सनल लाइफ पे। बिल्कुल सर। तो लास्ट में दोस्तों मैं कहना चाहूंगा बच्चों कि ये थे हमारे सेकंड रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जोगेंद्र सिंह, जिन्होंने ऑल राजस्थान दूसरा स्थान प्राप्त किया। सबसे बड़ी बात है कि मैं इसको पर्सनली बहुत अच्छे जानता हूँ, और आज से नहीं लगभग 3 साल से इनको जानता हूँ। जब से पहली बार ये क्लास में आया तब से जानता हूँ, और इनको बुलाने के पीछे कारण था कि आप लोगों को सारी बातें इनके सामने साझा करना कि भाई पढ़ाई करते समय किन बातों को ध्यान में रखना है। मैंने इनको पर्सनली कई बार देखा है। मैं कह दूंगा कि फोन से दूर रहना, केवल पढ़ाई से जुड़े रहना और अपने ऊपर विश्वास रखना, ये इनका रहता। मैं बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ, हम बच्चों को कहते भी है, पॉडकास्ट के माध्यम से बताते भी है, अगर वाकई में रियल में पढ़ना चाहते हो तो रील बाजी से आपको दूर रहना पड़ेगा। रील कभी भी कोई एग्जाम आपको पास नहीं कराएगी। रियल अलग होता है और रियल आपका अलग होता है। तो रील आपकी दूर रहना, रील से तो दूर रहना ही रहना चाहिए। और दूसरी बात है, जैसा कि सर ने कहा कि सफलता प्राप्त करनी है तो विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और रेगुलेटरी होना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक होती है अपने आप से ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब ये भी होता है कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो
तो आप ये सोचिए कि आपने वाक़ई में वो चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। झूठ नहीं बोलना, आप कई बार झूठ बोल लेते हो, चलो निकल लेंगे, ऐसे एग्ज़ाम पास नहीं होता। अगर एग्ज़ाम पास करना है तो कड़ी मेहनत होना ज़रूरी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो पर्सनली बच्चों से बात की है और आज जोगिंदर से बात कर रहा हूँ कि सफल होने वाले विद्यार्थी के लिए अगर बात करूँ ना, उनके लिए कोई नेगेटिव अगर कोई हो रहा होगा, तो वही नेगेटिव नहीं बोलते। मैं कह दूँ कि कॉमर्स में भी अगर कोई हमारे लिए नेगेटिव बोलते हैं ना, जैसे माने इसको भी कई बच्चों ने हमारे लिए नेगेटिव बोला होगा, बट उसने ना तो सर मेरे बारे में अच्छा बोला, ना बुरा। बोला सर मैं जो हूँ, इन्होंने यही कहा कि जो भी है सब बेटर है। मतलब इसने वो नहीं की। जनरली क्या होता है, असफल होने वाला विद्यार्थी सर क्या करता है कि वो ये देखता है कि यार बुराई कर दो, तो बुराई में लगा रहता है, तो गलत होता है इस चीज़ को लेकर। तो सभी विद्यार्थियों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताऊँगा कि आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है, तो आप जोगिंदर के द्वारा बताई गई बातों को फ़ॉलो कीजिए और मोबाइल से जितना दूर हो सके दूर रहिए। मोबाइल का यूज़ केवल और केवल अपनी पढ़ाई के लिए, अपने अच्छे कार्य के लिए कीजिए। फालतू कार्यों से आपको दोस्तों आप ही का समय खराब होगा, बाकी किसी का समय खराब नहीं होगा। और इसी श्रृंखला में हम आगे भी इस पॉडकास्ट लाएँगे और आपको ऐसी बहुत सारी हस्तियों से बात कराएँगे, ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड विद्यार्थियों से बात कराएँगे जिन्होंने राजस्थान में अभी रिसेंटली बहुत सारी रैंक हासिल की है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लगभग 180 प्लस विद्यार्थियों का चयन है जिनको हम आपको मिलाएँगे। तो सबसे पहले तो मैं जोगिंदर को दोस्तों बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। आज आप हमसे जुड़े, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।